एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। हमने अकाउंट का चैप्टर वाइज वीडियो शुरू किया है जिसमें हम आपको पूरी अकाउंट कंप्लीट कराएंगे 3 महीने के अंदर। पेपर के पहले आपकी पूरी अकाउंट कंप्लीट होगी, जिसमें हम हर एक छोटी से लेके बड़ी चीज़ आपको समझाएंगे। जहां ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होंगे वो अभी बताएंगे, यानी पूरा पार्ट आपको शुरू से हम पढ़ा रहे हैं। तो हमने इसके पहले आपको पढ़ाया कि साझेदारी क्या होता है, उसके अधिकार क्या क्या हैं, ठीक है। उसकी परिभाषा बताई। आज हम जानेंगे कि साझेदारी संलेख है ना, ये आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जो आपका साझेदारी संलेख है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये साझेदारी पार्ट ही कम से कम आपको 20 नंबर दे के जाएगा। तो मेरा टारगेट है कि मैं आपको इसमें पूरा पढ़ा दूँ, जो चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या चाहे लघुत्तरी हो या चाहे बड़े क्वेश्चन हो। यहाँ से आपको कुछ भी ना छूटे। मैं आपको बताता भी जाऊँगा कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है नहीं है, साथ साथ हम पूरा पढ़ेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके सवाल भी हल करेंगे। अगर आप चाहते हैं अकाउंट को पूरा पढ़ना विस्तार से, तो देखिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों पे अपने, है ना। और कमेंट करें, अगर वीडियो अच्छा नहीं लगता तो भी बताएं, अच्छा लग रहा तो भी बताएं, कमेंट जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो मैंने आपको बताया कि साझेदारी में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति जब मिलके किसी व्यवसाय करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारी कहते हैं। तो देखिए, जब व्यक्तियों की या साझेदारी का विचार जब व्यक्तियों के मन में आता है ना। जैसे मान लेते हैं, एकदम बेसिक समझा रहा हूँ, ध्यान समझना आपको, कि ए बी सी ये 3 पार्टनर हैं। अब तीनों के मन में आ गया कि हमें एक व्यवसाय को करना है, ठीक है। इन तीनों के मन में एक व्यवसाय करना है। तो जैसे ही साझेदारी की स्थापना का विचार मन में आता है कि हमें साझेदारी कर लेनी चाहिए, तो यह ज़रूरी हो जाता है कि हम एक समझौता कर लें। अब समझौता कैसा, समझौते से मतलब यह है कि कौन पूंजी लगाएगा, कौन उसका मैनेजमेंट करेगा, कैसे में लाभ को बांटना है, क्या कैसी व्यवस्थाएं होंगी, सारी चीज़ें व्यवसाय शुरू करने से पहले कर लेनी चाहिए। इसी को हम क्या कहते हैं, संलेख कहते हैं। यानी साझेदारी संलेख से मतलब यह है कि जब व्यक्तियों के मध्य विचार करने की भावना आती है, उनके मन में एक सोच होती है कि मुझे व्यापार करना है, तो उन सारी चीज़ों को समझौता कर लेना कि कौन कितनी पूंजी लगाएगा, कौन व्यवसाय देखेगा, कितने लोग रहेंगे, कितने साझेदार होंगे, ये सारी चीज़ें जब आपस में डिस्कस हो जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, संलेख कहेंगे। तो चलिए आप समझते हैं, आज मैं पढ़ता जाता हूँ और आपको समझाता जाता हूँ। आपको ध्यान से सुनना है, चीज़ों को समझना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहता है कि साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद यह अत्यंत आवश्यक है कि सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में समझौता हो जाए। जैसे मैंने आपको बताया कि साझेदारी की स्थापना का विचार होने के बाद यह जरूरी है कि सम्मिलित व्यक्तियों के मध्य फर्म के संबंध में समझौता हो जाए। अब देखिए, यह समझौता लिखित भी हो सकता है और मौखिक भी हो सकता है। इसका कोई पाबंदी नहीं समझौते लिखित ही करना कि मौखिक करना है, वो इच्छा अनुसार है। अगर आप चाहें तो समझौते को लिखित कर सकते हैं या फिर मौखिक कर सकते हैं, लेकिन लिखित समझौता मौखिक समझौते से श्रेष्ठ माना जाता है। आप सभी पता है कि जो चीज़ें लिखित होती हैं उसमें प्रूफ होता है, और मौखिक समझौता लिखित समझौते से कम श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि जो मौखिक होता है, हमने बात करी है तो हम विचार से पलट भी जाएंगे, तो जिससे कि व्यवसाय में आगे हानि होने का खतरा है। लेकिन जो चीज़ लिखित हो चुकी है, हमने उसको लिखित ले लिया है, तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती है। लिखना एक प्रूफ है, तो लिखित समझौते पर स्टाम्प आवश्यक है। जब लिखित समझौता हो तो हम स्टाम्प लगाना जरूरी है। आगे बढ़ते हैं। आगे लाइन पे कहता है कि साझेदारी संलेख होना अनिवार्य नहीं है। यह भी लाइन आपका यहाँ पे कि साझेदारी समझौते को ही साझेदारी अनुबंध, साझेदारी का ठहराव या साझेदारी संलेख कहते हैं। यानी कि जब सिंपल समझिए आप, साझेदारी संलेख क्या है, तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य व्यवसाय करने का विचार आता है तो उनके लिए आवश्यक जरूर हो जाता है कि एक समझौता कर लें। उसे हम समझौते हम क्या कहते हैं, साझेदारी अनुबंध, साझेदारी ठहराव या साझेदारी संलेख कह देते हैं। और समझौता आपका लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, ठीक है।
साझेदारी संलेख का होना अनिवार्य नहीं है। ये जरूरी नहीं कि हम साझेदारी संलेख बनाएं। साझेदारी संलेख, जिसे साझेदारी समझौता या अनुबंध भी कहा जाता है, एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें व्यवसाय संचालित करने वाले सभी पक्षकारों के अधिकार व दायित्वों का विस्तार से वर्णन होता है। यानी कह सकते हैं हम कि साझेदारी संलेख एक ऐसा प्रपत्र है जिसमें व्यवसाय संचालित करने वाले सभी पक्षकारों के अधिकार व दायित्वों का विस्तार से वर्णन होता है। यह कानून द्वारा लागू किया जा सकता है एवं समस्त साझेदारों को व्यवसाय संचालन में मार्गदर्शक का कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान समझें। मैं आपको सवाल भी इसके कराऊंगा, लेकिन आपको भी हमारा सहयोग करना पड़ेगा। वीडियो थोड़ा शेयर करिए, वीडियो को देखा करिए, कमेंट करिए। अच्छा लगे तो बताइए, बुरा लगे तो बताइए, ज़रूर बताइए हमें, तो हमें भी समझ में आए कि हम कैसा क्या कर रहे हैं, आगे उसको और अच्छा करें। तो साझेदारी संलेख से साझेदारों के पारस्परिक कर्तव्य, अधिकार, व्यवसाय संचालन के नियम, साझेदारी के प्रवेश, पृथक होने की शर्तों आदि का उल्लेख होता है। संलेख में शर्तों का जितना अधिक स्पष्टीकरण होगा उतना ही संलेख अधिक लाभदायक सिद्ध होगा। यानी चीज़ें इसमें स्पष्ट होनी चाहिए कि साझेदारों के कर्तव्य क्या होंगे, अधिकार क्या होंगे, व्यवसाय संचालन नियम क्या होंगे, साझेदारों के प्रवेश, पृथक होने की शर्तें, सबका उल्लेख होना चाहिए। अब देखिए कुछ साझेदारी की बातें होती हैं, तो हम जान लेते हैं बातें कौन कौन सी हैं, है ना। तो 25 बातें दी गई हैं, बट आपसे कोई 5 या 7 बात पूछेगा। जैसे पहला है आपका फर्म का नाम, अब दूसरा फर्म का पता, व्यापार का क्षेत्र, साझेदारों के नाम पते, नए साझेदारों का प्रवेश, साझेदारों की पूंजी, फर्म के व्यवसाय की प्रकृति, है ना। इस तरह से कब लगभग 25 बातें हैं आपकी। फर्म की अवधि, ब्याज की अवधि, पूंजी पर ब्याज, आयरन, ये सारी चीज़ें हैं। आपको इस तरह से 25 बातें दी गई हैं। पेपर में आपसे कोई भी 5 बात पूछता है जो आपको लिखना है, आप लिख सकते हैं। तो चलिए मैं आपको 5-10 बातें समझा देता हूँ जिससे पेपर में आए तो आप इसको आसानी से लिख सकें। पहला, फर्म का नाम। तो देखिए कोई भी साझेदारी होती है तो फर्म का नाम जरूरी होता है। साझेदारी फर्म का नाम क्या होगा जिससे वह व्यापार प्रारंभ करेगी। यानी कोई संस्था होती है जब व्यापार प्रारंभ करती है तो अपने फर्म का नाम लिखती है। साझेदारी फर्म का नाम कोई भी रखा जा सकता है, परंतु वह नाम किसी अन्य पंजीकृत फर्म से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। याद रखना, आप अपने साझेदारी फर्म जो है उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन जो अन्य पंजीकृत फर्म है उनके नाम से मिलता जुलता नहीं होना चाहिए। साथ ही फर्म किसी ऐसे नाम का भी चुनाव नहीं कर सकती है जिससे ऐसा आभास हो कि फर्म को केंद्रीय या राज्य सरकार का समर्थन प्राप्त है। ऐसे नाम भी फर्म नहीं रख सकती है जिससे लगे कि इसके में केंद्रीय या राज्य सरकार का समांतर इसको समर्थन प्राप्त है। दूसरा आता फर्म का पता। तो फर्म का पता क्या होगा जहाँ से वह अपना व्यवसाय या कारोबार करेगा। फर्म का नाम पंजीकरण कराने पर फर्म का पता भी पंजीकृत होता है। यानी जहाँ आपकी संस्था रहेगी उस पते को भी आपको पंजीकृत कराना, लिखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। व्यापार का क्षेत्र। तो फर्म का व्यापार क्षेत्र क्या होगा, अर्थात व्यापार आपका स्थानीय होगा या अंतर्राज्यीय होगा, अंतर्राष्ट्रीय, सारी चीज़ें आपको बतानी होती हैं। फिर आगे आता है नए साझेदार का प्रवेश। आप कोई भी 5 बात जो आपको सिंपल है लिख सकते हैं। तो नए साझेदार को प्रवेश दिया जाएगा या नहीं, अगर दिया जाएगा तो किन किन शर्तों का अधीन, अर्थात कितनी पूंजी लगाएगा, क्या कार्य करेगा, उसको लाभ का क्या अंश दिया जाएगा, ये सारी चीज़ें होंगी जब नए साझेदार प्रवेश होगा। तो शर्तें, कंडीशन दी गई हैं। साझेदारों का पूंजी तो प्रत्येक साझेदार फर्म में कितनी पूंजी लगाएगा और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी, ये भी जानकारी होनी चाहिए कि जो साझेदार हैं वो फर्म में कितनी पूंजी लगा रहे हैं और फर्म की कुल पूंजी कितनी होगी। फर्म के व्यवसाय की प्रकृति। तो फर्म किस प्रकार का तथा किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगी। यानी इसमें आपको फर्म में ये भी बताना पड़ेगा कि जो आपका फर्म है ना, किस प्रकार का किन किन वस्तुओं का व्यापार करेगा, अर्थात वह थोक व्यापार करेगा या फुटकर करेगा, कौन सी वस्तुओं का तथा उसके व्यापार करने का क्षेत्र क्या होगा आदि।
निर्णय आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं अपन लोग। फिर हमारा आता है फर्म की अवधि। तो फर्म के कार्य करने की अवधि कितनी होगी, आपको ही बताना पड़ेगा। जो फर्म उससे कार्य करने की अवधि कितनी होगी, क्या किसी फर्म अथवा ऐच्छिक क्या किसी कार्य अथवा अवधि ऐच्छिक होगी तथा फर्म को समाप्त करने का क्या ढंग या अवधि अनिश्चित होगी, ये आपको बताना पड़ेगा। पूंजी पर ब्याज, तो साझेदारों द्वारा लगाई गई पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा या नहीं, यदि दिया जाएगा तो किस दर से, ये सारी जानकारी आपको रखनी है। आयरन एवं उस पर ब्याज, तो फर्म में से साझेदार व्यक्तिगत कार्य हेतु रोकड़ निकाल सकता है या नहीं, मतलब अगर उसका निजी कार्य है तो वह फर्म से रोकड़ निकाल पाएगा नहीं निकाल पाएगा, ये सारी चीज़ों की जानकारी आपको करनी है ना। तो यहाँ से आपको कोई भी, मैं इसको आराम जल्दी से कर दिया हूँ कि आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं, बहुत सारे पॉइंट दिए हैं, कोई भी आपको 5-6 पॉइंट याद कर लेने हैं, सिंपल तरीका है, ज़्यादा कठिन है नहीं चीज़ें। ठीक है, तो इसको आप भी पढ़ सकते हैं। मेन क्वेश्चन आपका यहाँ से बनेगा, ये चीज़ समझें, काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक बेटा आपका ये, इसे ज़रूर आप तैयार कर लेंगे, यहाँ से आपके नंबर बनते हैं। और क्वेश्चन भी यहाँ से हर साल पूछा जाता है कि साझेदारी संलेख के अभाव में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अंतर्गत प्रावधान क्या क्या हैं। यानी कि अगर किसी संस्था ने साझेदारी संलेख तैयार नहीं किया है तो इस दशा पे क्या क्या कंडीशन हो सकती है ना। समझें आप कि जब कोई संस्था है, अगर उसने साझेदारी संलेख नहीं बनाया है और उसमें वाद विवाद हो गया तो उसका निपटारा किस तरह से होगा तो हम जानेंगे। चलिए देखते हैं। यदि साझेदारों के मध्य कोई लिखित अथवा मौखिक अनुबंध नहीं हुआ है तो उनके आपस के संबंध भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए नियमों के अनुसार निश्चित होंगे। भारतीय साझेदारी अधिनियम की धारा 13 से लेकर 17 तक दिए गए नियम इस संबंध में लागू होंगे, जिनका वर्णन निम्नानुसार है। ये नियम दिए गए हैं, तो इसको मैं आपको समझा देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर तैयार कर लेंगे। तो पहला आपका आता है व्यवसाय में भाग लेने का अधिकार। तो प्रत्येक साझेदार व्यापार के संचालन अथवा प्रबंधन में भाग लेने का अधिकारी होगा। जितने साझेदार हैं वो साझेदारी में भाग लेंगे। दूसरा, कार्य में पूर्ण निष्ठा, लगन और ईमानदारी, यानी प्रत्येक साझेदार को व्यापार का कार्य पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी से करना होगा। तीसरा है विवाद का निपटारा। तो साझेदारों के आपस के विवाद के समय उनका निर्णय बहुमत से किया जाएगा। यानी अगर साझेदारों के मध्य विवाद होता है तो उसका निपटारा जिधर बहुमत ज़्यादा होगा, जैसे मान लीजिए 5 साझेदार हैं, तो अगर जिधर 3 साझेदार हो गए तो उसका निर्णय लिया जाएगा, माना जाएगा। चौथा आता है लाभ हानि अनुपात। तो साझेदारों के मध्य लाभ हानि का बंटवारा समान अनुपात में होगा। वेतन व कमीशन। तो किसी भी साझेदार को व्यापार संचालन के लिए कोई पारिश्रमिक, वेतन व कमीशन नहीं दिया जा सकेगा। ठीक है, पूंजी पर ब्याज। तो अगर पूंजी पर ब्याज देने का प्रावधान है तो पूंजी पर ब्याज लाभ की दशा में दिया जाएगा। यदि ऐसा अनुबंध में नहीं है तो किसी को भी पूंजी पर ब्याज पाने का अधिकार नहीं होगा। ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार ने फर्म को ऋण प्रदान किया तो उसे 6% वार्षिक दे दिया जाएगा। यानी अगर कोई साझेदार है, उसने फर्म को ऋण दिया है, उसे 6% वार्षिक ब्याज पे दर दिया जाएगा। साझेदार का प्रवेश। तो सभी साझेदारों की अनुमति के बिना नया साझेदार नहीं बनाया जा सकेगा। अगर आपका साझेदारी संलेख नहीं है तो जब तक सभी साझेदारों को अनुमति नहीं होगी तो आप नया साझेदार नहीं बना सकते हो। फर्म की पुस्तकें देखने का अधिकार। तो फर्म की बहियाँ व्यापार के स्थान पर ही रखी जाएंगी, जिनको देखने का अधिकार प्रत्येक साझेदार को होगा। साझेदार चाहे तो उसकी प्रति प्राप्त कर सकता है। यानी कि जो बुक है, जो अकाउंटिंग लेखा है, उसे जितने साझेदार हैं सब देख सकते हैं। क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार। यदि कोई साझेदार फर्म का व्यापार उचित रीति से चलाने या फर्म को संकट से बचाने के लिए जो कुछ व्यय करता है तो फर्म से उसे क्षतिपूर्ति करने का अधिकार है। यानी कि मान लेते कंपनी घाटे में थी तो कोई साझेदार ने कुछ पूंजी लगाई है तो उसको उस पूंजी लौट पाने का अधिकार पूरा होता है। साझेदार की निकासी। किसी भी साझेदार को फर्म से निकाला नहीं जा सकता है। हाँ, अगर कोई स्वेच्छा से हटना चाहे तो शेष साझेदारों की सहमति से यह किया जा सकता है।
फिर आता फर्म की संपत्ति का प्रयोग। तो फर्म की संपत्ति का प्रयोग फर्म के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। फर्म की जो संपत्ति होगी उसका प्रयोग फर्म के कार्यों के लिए ही किया जाएगा। फिर आता आहरण पर ब्याज। साझेदारों के आहरण पर कोई ब्याज वसूल नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको आज बताया कि साझेदारी संलेख क्या होता है। साझेदारी संलेख के अभाव में निपटारा कैसे होगा तो मैंने आपको बता दिया है। इसमें आपका 1-2 पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। तो जैसे आपका हो गया एक पॉइंट ये था लाभ हानि अनुपात। तो याद रखें, जब भी साझेदारी का अभाव होता है संलेख का, तो लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है, समान अनुपात में बांटा जाएगा। अगर आप चाहते हैं आगे का और वीडियो, तो वीडियो ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा है। अगला वीडियो आपको बहुत जल्द आएगा।